हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो इस समय हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अर्थशास्त्र में जो चैप्टर 4 है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में कुछ पॉइंट पे डिस्कस किया गया था, जिसमें उदारीकरण था, निवेश और व्यापार में उदारीकरण, और इसके अलावा था आपका विश्व व्यापार संगठन के बारे में। देखिए, उदारीकरण में क्या था कि जैसे उदारीकरण किया जाता है जब निवेश में और व्यापार में उदारीकरण किया जाता है, तो कोई व्यक्ति, कोई भी व्यापारी वो कहीं भी अपने वस्तुओं का आयात निर्यात कर सकता है, यानी उसको छूट दी जाती है। तो इसके बारे में हम पढ़ें। और दूसरा, तो जो विश्व व्यापार संगठन है वो क्या करता है कि वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए, सभी देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक नियम बनाता है, निर्धारण करता है, नियमों का निर्धारण करता है, जिसमें कुछ कमियां रह गई थी। यानी कि जैसे विकसित देश हैं वे उन नियमों को उतने अच्छे तरीके से मानते नहीं है, अवरोधक उत्पन्न करते हैं। व्यापार में कुछ देशों को क्या करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं, जबकि विकासशील देशों को जबरदस्ती अवरोधक हटाने के लिए बाध्य किया जाता है। तो ये सारे पॉइंटों पे डिस्कस किया गया था। अब आज का जो पॉइंट है उसमें हम, आज जो पॉइंट है पहला पॉइंट, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, तो उसके बारे में हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला पॉइंट है आज का, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण के बारे में आपको बता चुका हूँ दोनों वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वैश्वीकरण क्या होता है। तो भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, देखिए पिछले कुछ वर्षों में, जहाँ तक हम कहते हैं कि पिछले 20-30 वर्षों में, यानी कि पिछले, हम कहते हैं कि 21वीं सदी में, 21वीं सदी से 21वीं सदी के बाद से, यानी कि पिछले 20-30 सालों में क्या हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण ने क्या किया, एक लंबी दूरी तय की है। वैश्वीकरण ने क्या किया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक लंबी दूरी, यानी कि पिछले 20-30 वर्षों से वैश्वीकरण का प्रसार भारत में हुआ है। अब इसने क्या किया, लंबी दूरी तय की है। तो इससे क्या हुआ है, इससे वैश्वीकरण का जो प्रभाव हुआ, प्रसार हुआ है, उसने भारतीय लोगों के जीवन को किस तरह से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण का तो प्रभाव, वैश्वीकरण का तो प्रचार हुआ है, प्रसार हुआ है, लेकिन इसने भारतीयों के जीवन पे क्या प्रभाव डाला है, तो उसके बारे में, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वैश्वीकरण जो है, और वैश्वीकरण और उत्पादकों, वैश्वीकरण ने और उत्पादकों ने, अब उन उत्पादकों में कौन कौन से लोग आते हैं, स्थानीय और विदेशी दोनों। वैश्वीकरण एक तो हो गया, दूसरा उत्पादकों, उस उत्पादकों में स्थानीय लोग भी आते हैं और विदेशी। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा से क्या हुआ है, उपभोक्ताओं को, विशेषकर किन उपभोक्ताओं को, शहरी क्षेत्र में रहने वाले, यानी कि शहर में रहने वाले धनी उपभोक्ताओं को ज्यादा लाभ हुआ है। यानी कि जब उत्पादकों में, उत्पादक हम सभी को मालूम है कि दो प्रकार के हैं, एक स्थानीय और दूसरा विदेशी। तो इन दोनों के बीच जब स्थानीय उत्पादकों और विदेशी उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा हुई है, तो उससे लाभ किसको मिला है, उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। जब दो उत्पादकों में जब प्रतिस्पर्धा होती है तो लाभ किसको मिलता है, उत्पादक को मिलता है। तो जब दो उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा हुई है, किन किन, स्थानीय और विदेशी, जब स्थानीय और विदेशी उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा हुई है, तो उससे उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। वो भी किसको, विशेषकर जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले धनी उपभोक्ता हैं उनको लाभ हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण से और उत्पादकों के प्रतिस्पर्धा से शहरी क्षेत्र में रहने वाले धनी लोगों को क्या हुआ है, लाभ मिला है। किसको लाभ मिला है, धनी लोगों को लाभ मिला है। उत्पादकों का, हम कह सकते हैं कि श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे कि वैश्वीकरण से अब लाभ किसको मिला है, लाभ मिला है धनी उत्पादकों को, सॉरी धनी उपभोक्ताओं को। यानी कि अब बाजार में उनके लिए वस्तुओं के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। पहले जब वैश्वीकरण नहीं था या प्रतिस्पर्धा नहीं था, तो जो सामान बाजार में था उन्हें वही खरीदना होता था। लेकिन प्रतिस्पर्धा से क्या हुआ, जब बाजार में एक ही वस्तु के कई क्वालिटी मौजूद हैं, तो उससे धनी उपभोक्ताओं को कैसे लाभ हुआ,
कि धनी उपभोक्ताओं के पास बेहतर विकल्प हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, वो अपने मनपसंद की वस्तुओं को चुनते हैं, यानी कि जो उन्हें अच्छा लगता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, वे उन्हें खरीदते हैं। इसके अलावा जो सस्ते होते हैं, जो वस्तुएं सस्ती हैं, उन्हें वे खरीदते हैं। तो उनको दो प्रकार से लाभ हुआ उपभोक्ताओं को, किस किस से? एक तो उन्हें बहुत सारे क्या कहते हैं कि विकल्प मौजूद हो गए हैं, वे बेहतर क्वालिटी की वस्तुओं को खरीद लेते हैं, और दूसरा उनमें कौन बेहतर भी है और कौन सस्ता भी, उस हिसाब से वे उन्हें चुनते हैं। तो इस तरह से जो सबसे अधिक लाभ हुआ है वो किसको हुआ है? उपभोक्ताओं को हुआ है, उनके जीवन स्तर में भी सुधार आया है। वैश्वीकरण से या दो उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा से उनको लाभ तो हुआ है, साथ ही साथ उनके जीवन स्तर में भी सुधार आया है। इसके अलावा क्या हुआ है? देखिए, उत्पादक और श्रमिक, जो उत्पादक हैं और श्रमिक हैं, उन पर विशेषकर हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। इनके उत्पादकों पे वैश्वीकरण का लाभ किनको हुआ? उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो लाभ हुआ है ज्यादा, उपभोक्ताओं को ज्यादा लाभ हुआ है। लेकिन उत्पादकों, जो उत्पादक हैं और जो श्रमिक हैं, उनका वैश्वीकरण पर एक समान प्रभाव नहीं पड़ा, उतना लाभ उनको नहीं मिला। जैसे कि हम पहला पॉइंट में ये कह सकते हैं, जैसे पहला पॉइंट क्या है कि पिछले 20 सालों की बात की जाए, यानी कि 21वीं सदी की शुरुआत से हम 20 साल मान लेते हैं, तो पिछले 20 सालों में क्या हुआ है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है। क्या किया गया है? पिछले 20 सालों में, 21वीं सदी के बाद से बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या किया? भारत में निवेश में वृद्धि किया। अब निवेश में वृद्धि का अर्थ यह होता है कि उन्हें निवेश करने से लाभ मिला है। तो वे निवेश में वृद्धि उन्होंने क्यों किया? मतलब कि भारतीय बाजार में पैसे क्यों लगाए, यहाँ के उद्योग धंधों की स्थापना क्यों की गई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा उन्होंने व्यापार को बढ़ाया क्यों? क्योंकि उन्हें उस निवेश से, उस पैसे लगाने से ज्यादा लाभ हुआ, इसलिए उन्होंने क्या किया? निवेश किया। तो निवेश का यहाँ पे सीधा अर्थ यह है कि उन्हें क्या हुआ? निवेश करने का मतलब यह है कि उन्हें ज्यादा लाभ हुआ। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी क्षेत्र में कौन कौन से चीजों में निवेश किया, किस उद्योगों में उन्होंने निवेश किया? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी क्षेत्रों में विशेषकर जिन उद्योगों में निवेश किया, उनमें सेलफोन हो सकता है, सेलफोन एंड मोबाइल फोन। फिर उन्होंने जो गाड़ियां होती हैं उन पर निवेश किया, गाड़ियों के बनाने में, गाड़ियां से संबंधित उद्योगों की स्थापना की। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनाने में उन्होंने क्या किया? निवेश किया। और फिर हम कह सकते हैं कि विभिन्न जो खाद्य उत्पादक हैं, खाद्य खाने वाली चीजें, जैसे जंक फूड हो जाता है, तो वे खाने वाली चीजों पे उन्होंने निवेश किया। इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र में निवेश किया। तो इन क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया? बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इन क्षेत्रों में निवेश किया, यानी कि इसके उत्पादन के लिए उद्योगों की स्थापना की गई। अब उनके उत्पादन से और सेवा से क्या हुआ कि रोजगार के नए अवसर सृजित हुए। यानी कि जब कोई भी कंपनी हो, चाहे भारत की कंपनी हो जाए या विदेशी कंपनी हो जाए, कोई भी, जब भारत में वो कंपनी खुल रही है, उस उद्योग की स्थापना हो रही है, तो उससे क्या होगा? उससे रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। जितने भी कंपनी खोले जाएंगे, जितने भी कारखाने लगाए जाएंगे, उससे रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। तो यहाँ पे भी रोजगार के नए अवसर सृजित हुए। इसके अलावा क्या हुआ? इन उद्योगों को कच्चा माल देने के लिए, मान लीजिए जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां के भारत में कंपनी खोली, फैक्ट्री लगाई, तो उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन कच्चे माल की पूर्ति में यहाँ की स्थानीय कंपनियों ने अपनी भूमिका निभाई। तो उन स्थानीय कंपनियों को भी लाभ हुआ। तो इससे लाभ किसको किसको हुआ? उत्पादकों को तो लाभ, उपभोक्ताओं को तो लाभ हुआ ही, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तो वैसे ही लाभ हो रहा था। इसके साथ साथ यहाँ की स्थानीय कंपनियों को भी लाभ हुआ। क्यों? कि वे जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उद्योग लगाई, चाहे हम सेलफोन की बात कर लें, चाहे विभिन्न गाड़ियों की बात कर लें, बैंकिंग सेवा में बात कर लें, या जंक फूड में बात कर लें, जो भी उन्होंने फैक्ट्री लगाई, जो भी उन्होंने कारखाने लगाए, तो उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी। अब उन कच्चे माल की पूर्ति कौन कर रहा था? स्थानीय कंपनियां। तो लाभ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी हुआ, और उसके साथ कच्चे माल की पूर्ति करने में स्थानीय कंपनियों को भी उसके साथ लाभ मिला। तो ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा ये है, अनेक जो शीर्ष भारतीय कंपनियां हैं, यानी कि जो अनेक बड़ी बड़ी भारतीय कंपनियां हैं, उनके बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा से भी लाभ हुआ। यानी कि जो बड़ी भारतीय कंपनियां, कुछ बड़ी बड़ी भारतीय कंपनियां हैं, उनके बीच भी आपस में क्या हुआ? प्रतिस्पर्धा हुआ। तो उससे उन्हें भी लाभ हुआ। देखिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने नवीनतम प्रौद्योगिकी के उत्पादन की बेहतर प्रणाली का उपयोग किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया? निवेश किया। यानी कि नवीनतम प्रौद्योगिकी, नए नए तकनीकी व्यवस्था, नए नए तकनीक जो संसाधन है उसका, और उत्पादन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? निवेश किया। और इससे क्या हुआ? इससे भी
तो उन्होंने क्या किया, जो भारतीय कंपनियां हैं उन्होंने नवीनतम प्रौद्योगिकी, नए नए तकनीक, जो मशीनें हैं, तकनीक नए नए मशीनें दिन पर दिन निकलती रहती, उत्पादन को और सरल बनाने के लिए और ज्यादा उत्पादन हो उसके लिए नए नए मशीनों बनती रहती है। तो उन्होंने नए नए मशीनों का उपयोग किया, यानी उसे खरीदा, उत्पादन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ज्यादा निवेश किया। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां, भारतीय कंपनियों ने क्या किया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर काम किया, उनका सहयोग किया और उसमें उन्होंने क्या किया, अधिक से अधिक लाभ कमाया। तो हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का प्रभाव भारत में पड़ा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ तो हुआ है, उपभोक्ताओं को लाभ तो हुआ है, साथ साथ स्थानीय कंपनियों को भी लाभ हुआ। इसके आगे क्या हुआ कि जो बहुराष्ट्रीय वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने का मौका दिया। जब अब ये सोचिए कि कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, सेवा दे रही है, तो उनको देख के बहुत सारी भारतीय कंपनियों ने भी समझा, सोचा कि हम भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभर सकते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, वे भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरे, यानी कि उन्हें भी ऐसा लगा कि हम भी अच्छे क्वालिटी के अगर वस्तुओं को बनाते हैं, अच्छे किस्म की वस्तुओं को बनाते हैं, सस्ते किस्म की वस्तुओं को बनाते हैं, हमारे भी वस्तुओं का मांग बढ़ जाएगा, विदेशों में भी होगा। तो वैश्वीकरण ने ये भी किया कि वैश्वीकरण के कारण क्या होगा कि वैश्वीकरण के कारण भारतीय कंपनियां भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी, क्योंकि जब वैश्वीकरण हुआ, यहाँ के जब उत्पाद विदेशों में निर्यात किए गए, उनकी मांग बढ़ी, तो उससे वे भी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी, वे भी दूसरे देशों में जाकर उत्पादन करना शुरू कर दी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण के कारण क्या होगा कि वैश्वीकरण के कारण बहुत सारी भारतीय कंपनियां जो थी वे भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी। मैंने बताया था बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब क्या होता है, जो एक से अधिक देशों में जिनके उत्पादन पे स्वामित्व होता है, जिनके उत्पादन पे नियंत्रण होता है एक से अधिक देशों में, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। तो बहुत सारी भारतीय जो कंपनियां थी वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी। अब इनमें कौन कौन सी कंपनियां थी, जैसे कि टाटा मोटर्स है, ये गाड़ियों के क्षेत्र में उभरा, यानी कि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरा वो गाड़ियों को बनाने में, टाटा मोटर। फिर हम कह सकते हैं इंफोसिस, एक दूसरी कंपनी थी इंफोसिस, ये किस क्षेत्र में उभरी, ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी, लेकिन किस क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में। ये जो कंपनी थी आईटी के क्षेत्र में उभरी, जो आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस क्षेत्र में ये उभरी। फिर तीसरी जो कंपनी थी रैनबैक्सी, ये जो तीसरी कंपनी थी रैनबैक्सी, यह किस क्षेत्र में उभरी, यह दवाइयों के क्षेत्र में उभरी, दवाइयों के क्षेत्र में उभरी। फिर चौथी हम कंपनी कह सकते हैं एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स, ये किस क्षेत्र में उभरा, पेंट के क्षेत्र में। एशियन पेंट आप जानते होंगे कि एशियन पेंट विज्ञापन आते हैं एशियन पेंट के, किस क्षेत्र में, पेंट के क्षेत्र में। इसी तरह से सुंदरम फार्सनर था एक कंपनी, सुंदरम, ये किस क्षेत्र में उभरा, नट और बोल्ट के क्षेत्र में। तो इस तरह की बहुत सारी जो भारतीय सब कंपनियां जो है, सब कौन सी कंपनियां, भारतीय कंपनी है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी है। जितनी भी भारतीय कंपनी है वो क्या हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी। अब देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी का मतलब कि पहले ये सिर्फ भारत में वस्तुओं को बनाती थी, ये टाटा मोटर्स सिर्फ भारत में वस्तुओं को बनाता था, भारत में गाड़ियों को बनाता था। इंफोसिस या रैनबैक्सी जो गया दवाइयों को सिर्फ भारत के अंदर बनाता था। एशियन पेंट्स का उत्पादन सिर्फ भारत में होता था, भारत में ही बिकता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, ये कंपनियां विदेशों में भी खोली गई, भारत के साथ साथ ये कंपनी, इसके कारखाने विदेशों में भी लगे, अब उन देशों में भी इन वस्तुओं का उत्पादन अब हो रहा है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी। अब इसके अलावा क्या हुआ, वैश्वीकरण ने क्या किया, वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियां की सेवा देने वाली जो कंपनियां होती हैं, अब सेवा देने वाली कंपनियों में कौन कौन सी होती है, सेवा देने वाली कंपनियों में हम कहते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सेवा कौन देता है, सेवा प्रदाता कंपनी में कौन होगा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो वैश्वीकरण ने जो सेवा देने वाली कंपनियां हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, उसमें भी क्या किया, सेवाओं अवसरों का सृजन किया, यानी कि उसमें भी संचार और सेवा और संचार क्षेत्र में भी क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के अवसरों का सृजन हुआ। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं
कि जो भारतीय कंपनी है वो क्या करती है, भारतीय कंपनी लंदन की कंपनी के लिए क्या करती है, भारतीय कंपनी लंदन की कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन करती है। भारतीय कंपनी एक भारतीय कंपनी है जो लंदन की कंपनी के लिए क्या करती है, पत्रिका का प्रकाशन करती है और कॉल सेंटर यानी कि कॉल सेंटर के रूप में उसके लिए काम करती थी। ये बड़ा उदाहरण है कि भारतीय कंपनियां जो है वो न सिर्फ इन क्षेत्रों में उत्पादन के क्षेत्र में बल्कि सेवा के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियां क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी हैं। भारतीय कंपनी न सिर्फ बनाने में, वस्तुओं को बनाने में यानी उत्पादन क्षेत्र के अलावा सेवा क्षेत्र में भी क्या हुआ है, ये कंपनियां उभरी हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भारत में बहुत सारे ऐसे सामान है जो सस्ते दाम पे उपलब्ध हैं और उन्हें विदेशों में क्या किया जाता है, विदेशों में निर्यात किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो सस्ते दामों में वस्तुओं को खरीदने के लिए लालायित होती हैं, तो भारत में ऐसे बहुत सारे वस्तुएं बनाई जाती हैं जो सस्ते दामों पे उपलब्ध हैं। उन वस्तुओं को क्या किया जाता है, विदेशों में निर्यात किया जाता है। जैसे कि ये सभी जो वस्तुएं जो हैं जिसके बारे में मैंने बताया, ये सब विदेशों के दामों के अलावा सस्ते होंगे और अच्छे क्वालिटी के होंगे, इसलिए विदेशों में इनकी मांग थी, इसलिए ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरे। अब इसके बाद तो ये सारे प्रभाव भारत में रहे वैश्वीकरण के, इसके बहुत सारे प्रभाव पड़े। ये कुछ कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी, कुछ सेवाएं बहुराष्ट्रीय सेवा मतलब कि उन सेवाओं ने जो भारतीय सेवाएं हैं वो विदेशों में भी फैली। इसके अलावा उपभोक्ताओं को तो लाभ हुआ ही, जब बाजार में बहुत सारे सामान रहेंगे एक ही मतलब कि बहुत सारे सामान रहेंगे, हम किसी को भी जो हमें अच्छा लगेगा चुनने की हमारे पास आजादी होगी, हम किसी को भी चुनेंगे, सस्ते दामों के भी हम खरीद सकते हैं। तो इससे इन भारतीय कंपनियों को लाभ हुआ, उपभोक्ताओं को लाभ हुआ, स्थानीय कंपनियों को भी लाभ हुआ। ये रहा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। अब अगला जो पॉइंट है वो है विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम, यानी कि कदम कौन उठाएगा, सरकार ही उठाएगी। तो भारतीय सरकार ने क्या किया कि ताकि भारत में विदेशी निवेश क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो हाल के वर्षों में कुछ वर्षों में देखा गया है कि जो भारत की केंद्र सरकार है, भारत की केंद्र सरकार ने और केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्य सरकार है उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। विदेशी निवेश आकर्षित हो, उन्हें आकर्षित करने के लिए क्या की, बहुत सारे विशेष कदम उठाए, बहुत सारी योजनाएं बनाए। जैसे औद्योगिक क्षेत्र में जिसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र जिसे आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है उसकी स्थापना की गई। औद्योगिक क्षेत्र जिसे हम आर्थिक क्षेत्र कहते हैं उसकी क्या की गई, उसकी स्थापना की गई। और फिर क्या किया गया, यहाँ पे विश्व स्तरीय सुविधाएं, यहाँ पे जिन्हें हम आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, आर्थिक क्षेत्र है जहाँ पे उद्योगों की स्थापना होती है, वहां पे क्या किस चीज की आवश्यकता होती है, विश्व स्तरीय सुविधाएं। अब उस विश्व स्तरीय सुविधाओं में क्या आता है, जल, बिजली, सड़क, परिवहन, मनोरंजन, शिक्षा। इन औद्योगिक क्षेत्रों में इनकी आवश्यकता महसूस होगी। ये मुख्य चीजें हैं, जल, बिजली, मनोरंजन, सड़क, परिवहन, शिक्षा। तो जहां भी औद्योगिक क्षेत्र होता है ये इन सभी महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसकी आवश्यकता पड़ी, इसकी सुविधा दी गई। इसके अलावा क्या किया गया, आर्थिक क्षेत्र में क्या किया गया, इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाई स्थापित करने वालों को क्या किया गया, लचीलापन, यानी कि उन्हें छूट दिया गया। क्या किया गया, उन्हें छूट दिया गया। उन आर्थिक क्षेत्रों में जिन जिन कंपनियों ने अपने कंपनी का विस्तार किया, उन आर्थिक क्षेत्र में जिन्हें हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्षेत्र का मतलब कि वह क्षेत्र जहां पे सिर्फ समझिए उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित किए जाते हैं, कंपनियां स्थापित की जाती हैं, वो सब क्या होते हैं, आर्थिक क्षेत्र होते हैं। यानी कि वहां पे विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे
इन चीजों की आवश्यकता महसूस हुई और इनका क्या किया गया, इन चीजों की जो भी आवश्यकता थी उन्हें स्थापित किया गया। अब इसके अलावा जिन उत्पादन इकाइयों ने यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्रों में अपने उत्पादन कार्य करना शुरू किए उन्हें कुछ छूट दिया गया। छूट देने का मतलब ये था कि उन पर से 5 वर्ष तक के कर हटा दिए गए। क्या किए गए कि जो भी उस आर्थिक क्षेत्र में अपना उत्पादन लगाएगा, अपना उद्योग लगाएगा, उसे छूट दिया जाएगा। क्या कि 5 वर्ष तक उसे कर नहीं देने पड़ेंगे। क्या नहीं देने पड़ेंगे? 5 वर्ष तक उन्हें कर नहीं देने पड़ेंगे। इसके अलावा क्या किया गया, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार श्रम कानूनों को लचीलापन बनाने की अनुमति दी। सरकार ने क्या किया कि अधिक से अधिक विदेशी निवेश भारत में आया, भारत में कंपनी लगाए, उद्योग लगाए, क्योंकि उससे भारतीयों को भी फायदा होगा कि भारत को काम मिलेगा, भारत को रोजगार मिलेगा। जब कंपनी लगाई जाती है, उद्योग लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, उससे बहुत सारे श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। तो भारत सरकार ने क्या किया, इसको अधिक से अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या किया, उन्होंने कुछ श्रम कानूनों को लचीलापन बनाया, यानी कि अनुमति दी, यानी कि कुछ जो नियम थे, सख्त नियम थे, उसको क्या किया गया, उसमें ढील दी गई। हाल के वर्षों में क्या किया, सरकार ने कुछ नियमों में छूट भी दी। अब उन नियमों में छूट दी मतलब कि जैसे कि पहले क्या था कि श्रमिकों के लिए अलग कानून बनाया गया था कि कोई कंपनी में अगर वो काम कर रहा है तो वो एक बार उसका काम शुरू हो गया तो उसको लगातार वो काम करता रहेगा, उसको निकालना नहीं है, चाहे काम चालू हो या बंद हो, उसको वेतन देना है। लेकिन जब सरकार ने इन नियमों में छूट दी तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कंपनियां उन व्यक्तियों को वेतन तभी देंगी जब उनका वो काम कर रहे होंगे। यानी कि जैसे होता है ना, कभी कभी वस्तुओं की मांग ज्यादा होती है, कभी कभी वस्तुओं की मांग गिर जाती है। जब वस्तुओं की मांग ज्यादा होती है तो क्या होता है कि उनका उद्योग लगातार चलेगा, कारखाना लगातार चलेगा, तो वहां पे काम करने वाले लोग लगातार काम करेंगे। जब वस्तुओं की मांग घट जाती है, गिर जाती है, तो जो उत्पादन होता है वो भी गिर जाता है, यानी कि उत्पादन कार्य बंद हो जाता है, रोक दिया जाता है। तो ऐसे में जब उत्पादन कार्य रोक दिया जाएगा तो श्रमिक बैठ जाएंगे, तो इसके ऐसे टाइम पे श्रमिकों को बैठने पर भी पैसा दिया जाता था। तो ऐसे में जब नियमों में छूट दिया गया, अब जब श्रमिक बैठ जाएंगे तो श्रमिक कोई काम नहीं करेंगे, तो इन कंपनियों के पास ये अधिकार होगा कि उन श्रमिकों को पैसा न दें, यानी कि काम के बदले ही पैसा देंगे, अगर काम नहीं है तो पैसा नहीं देंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई। सरकार ने कुछ लचीलापन दिखाया इन श्रमिकों के नियमों में, श्रम नियमों में कुछ लचीलापन दिखाया, जिससे क्या हुआ कि अधिक से अधिक विदेशी निवेश क्या करने लगे, भारत में आने लगे। यानी कि जब तक काम श्रमिक करेगा तब तक उसको पैसा मिलेगा, जब काम नहीं करेगा तो उसे पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि श्रम लागत में क्या की गई, कटौती करने के लिए उनको अधिकार दिए गए कि वो चाहे तो श्रम लागत में कटौती कर सकते हैं। श्रम लागत में कटौती का मतलब क्या होता है कि अगर 100 व्यक्तियों की आवश्यकता है कंपनी में, क्योंकि अगर कंपनी का काम बढ़ गया तो 200 व्यक्तियों की आवश्यकता है, कंपनी का काम घट गया तो 100 व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो ऐसे में अगर कंपनी में 200 व्यक्ति हैं, कितने 200 व्यक्ति हैं, और काम पूर्ति जो है, जैसे मांग घट गया, अब सिर्फ 100 लोगों की आवश्यकता है, तो कंपनी क्या कर सकती है, 100 लोगों को काम से कुछ टाइम के लिए, अनिश्चित काल के लिए वो निकाल सकती है। पुनः जब उसकी मांग बढ़ेगी, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी, पुनः उनको बुला लिया जाएगा। तो ऐसे में उनको श्रम लागत में कटौती करने के लिए छूट दिया गया। हालांकि विदेशी जो कंपनियां थी वो इससे भी अधिक लचीलेपन की मांग कर रहे थे कि और अधिक लचीलापन हम इस नियमों में आए कि और अधिक हमें अधिकार दिया जाए, तो इसकी मांग वे कर रहे थे। लेकिन उन मांगों को, जिन मांगों को सरकार ने स्वीकार किया अपने नियम से, वो अपने हिसाब से उन्होंने नियम बनाया और कुछ लचीलापन उन कंपनियों को दिया गया। तो ये था पॉइंट, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाया गया कदम। सरकार ने क्या कदम उठाए, सरकार ने आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की, उन क्षेत्रों में उन उद्योगों को छूट दिया गया, 5 साल के लिए छूट दिया गया कि उन क्षेत्रों में जो भी कारखाना लगाया, कंपनी लगाया, उन्हें 5 साल के लिए छूट दिया जाएगा। इसके लिए क्या किया गया, इसके अलावा क्या किया गया कि कुछ और छूट दिए गए, कुछ नियमों को और लचीला दिया गया, बनाया गया, ताकि अगर कोई व्यक्ति, यानी कि कंपनियों को यह अधिकार होगा कि वो कितने व्यक्तियों को काम पर रख सकते हैं, कितने व्यक्तियों को काम से निकाल सकते हैं। ये सारे अधिकार उन कंपनियों को दिया गया, जिसके कारण बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत में आई और उन आर्थिक क्षेत्रों में अपने रोजगार लगाए और कंपनी लगाए, फैक्ट्री लगाए, उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला। तो ये था विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है वेट तो अब क्या होगा, देखिए ये था विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। अब
अब इसमें घाटा किसका गया, यानी कि इन सभी का तो हमने देखा कि इन सभी को कुछ ना कुछ लाभ हुए, उत्पादकों को लाभ हुए, वैरायटी कंपनियों को, स्थानीय कंपनियों को, उपभोक्ताओं को। घाटा किसका गया, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें कि हानि किसको हो रही थी इस दौरान। हानि किसको हो रही थी, तो हानि जो हो रही थी वो छोटे उत्पादकों को हो रही थी। किसको, छोटे उत्पादक जो होते हैं, जो लघु उद्योग लगाए होते हैं, छोटे उत्पादक, उनको हानि हो रही थी। और इसके साथ साथ श्रमिकों को हानि हो रही थी। अब इन दोनों छोटे उत्पादकों के सामने क्या प्रश्न था, छोटे उत्पादकों के सामने यही प्रश्न, उनके सामने ये समस्या थी कि या तो प्रतिस्पर्धा करो या तो नष्ट हो जाओ। यानी कि छोटे उत्पादकों के सामने अब एक ही रास्ता बचा था कि बड़े उत्पादकों से या तो क्या करो, प्रतिस्पर्धा करो, ऐसा वस्तु बनाओ जिससे मांग तुम्हारी बढ़ जाए और वह कीमत भी उनसे कम हो। तो या तो उनसे प्रतिस्पर्धा करो या तो नष्ट हो जाओ। अब देखिए इस दौरान क्या हुआ, वैश्वीकरण ने क्या किया, छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के सामने बड़ी समस्या ला खड़ी कर दी। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, बहुत बड़ी चुनौती आ गई। अब जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक हो गया, खिलौने हो गया, खिलौने, प्लास्टिक, उसके बाद बहुत सारे छोटे मोटे जो सामान होते हैं, खिलौने हो गए, प्लास्टिक हो गए, फिर जो खाद्य तेल होता है, खाद्य तेल के अलावा डेयरी उत्पाद, ये कुछ उदाहरण है। टायर, ये कुछ उदाहरण है कि इन क्षेत्रों में क्या हुआ कि ये छोटे उत्पादकों, जो छोटे उत्पादक थे, छोटे विनिर्माता जो छोटे उत्पादक थे, उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। चाहे खिलौने के क्षेत्र में, खिलौने छोटे उत्पादक ही बनाते हैं, तो खिलौने हो गए, टायर हो गए, प्लास्टिक के सामान हो गया, प्लास्टिक हो गया, दुग्ध उत्पादन हो गया, या अन्य जो छोटे मोटे खाद्य पदार्थ होते हैं, उन क्षेत्रों में इन्हें बड़े उत्पादकों से भारी मात्रा में क्या करना पड़ा, ये चुनौती का सामना करना पड़ा। इसका अर्थ ये निकला कि बहुत सारी जो कंपनियां थी, छोटी कंपनियां, जो बहुत सारी जो छोटी इकाइयां थी, वो बंद हो गई। अब हम कह सकते हैं कि कैसे इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे कि जो छोटे उत्पादक खिलौने बना रहे हैं, या प्लास्टिक बना रहे हैं, या टायर बना रहे हैं, और जो बड़े उत्पादक, जैसे एक लघु उद्योग होता है, एक उससे बड़ा वाला उद्योग होता है, तो जो बड़ा उद्योग था वो खिलौनों को भारी मात्रा में बनाएगा, मशीनें बड़ी होती है, भारी मात्रा में बनाएगा। जब मशीनों को भारी मात्रा, जब मशीनों के द्वारा खिलौने भारी मात्रा में बनाए जाएंगे तो लागत उससे कम आएगा, और जब छोटे मशीनों द्वारा खिलौनों को बनाए जाएंगे तो उससे कम मात्रा में बनाए जाएंगे तो उसमें लागत ज्यादा आएगा। तो बड़े उत्पादकों के सामने इन समस्याओं, ये क्या हुए, छोटे उत्पादक बड़े उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, न तो क्वालिटी में और न तो कीमत में, जिसके कारण बहुत सारी छोटी इकाइयां जो थी वो बंद हो गई। यानी कि बहुत सारे छोटे जो उत्पादक थे, जो छोटी कंपनियां थी, वो बंद हो गई। बड़े उत्पादकों का ये सामना बड़े कंपनियों का सामना नहीं कर पाए, तो जिसके कारण छोटी मोटी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारे श्रमिक क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब जो कंपनी में काम कर रहे थे, छोटे लघु उद्योग में जो काम कर रहे थे, उन्हें जब कंपनी ही बंद हो गई तो ये श्रमिक क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब देखिए भारत में जो कृषि के बाद सबसे अधिक काम देने वाला क्षेत्र है वो क्या है, लघु उद्योग ही है। लघु उद्योग ही भारत में सबसे ज्यादा काम कौन देता है, पहले कृषि देता है। कृषि में लगभग 50% लोग काम करते हैं, 50% लोगों को रोजगार देता है। कृषि के बाद जो सबसे अधिक रोजगार देता है वो कौन देता है, लघु उद्योग देता है। लगभग 2 करोड़ लोग लघु उद्योग में काम करते हैं। कितने करोड़ लोग, लगभग 2 करोड़ लोग काम करते हैं। तो इससे क्या हुआ, जब छोटे उत्पादक बंद हो गए, उनके कारखाने बंद हो गए, कंपनी बंद हो गई, बहुत सारे श्रमिक रोजगार हो गए। अब हम मान सकते जब 2 करोड़ लोग लघु उद्योग में काम करते हैं, जब लघु उद्योग चरमरा जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, तो सीधा प्रभाव किससे जाएगा, श्रमिकों पे सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो इससे इन दोनों के लिए परिस्थितियां दिन प्रतिदिन क्या होती गई, बदतर होती गई। यानी कि वैश्वीकरण ने इनकी स्थिति को और खराब कर दिया है। तो वैश्वीकरण जब होगा तो ऐसा तो है ना कि वैश्वीकरण सभी को लाभ पहुंचाएगा, किसी को, कोई भी नियम बनता है, कुछ भी बाजार में आता है, कोई भी परिवर्तन होता है तो सभी लोगों को लाभ नहीं होता, कुछ लोगों को हानि होता है, कुछ लोगों को लाभ होता है। तो बहुत सारे लोगों को तो लाभ हुआ, लेकिन इन दोनों को हानि हुआ, श्रमिकों को और छोटे उत्पादकों को, यानी कि लघु उद्योग वालों को हानि हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला जो पॉइंट है वो है प्रतिस्पर्धा और निश्चित रोजगार।
जहाँ पे प्रतिस्पर्धा होती है वहां पे क्या होता है, दो बातें होती हैं। एक तो प्रतिस्पर्धा किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो या पढ़ाई के क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा हो सकता है, कृषि के क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा हो सकता है। जहाँ पे प्रतिस्पर्धा होती है दो बातें सामने आती है, या तो दो लोगों में अगर प्रतिस्पर्धा हो रही है तो अगला व्यक्ति या तो अगला कंपनी या तो बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगा विकास कर जाएगा, या तो वो उसका पतन हो जाएगा। ऐसा होता है प्रतिस्पर्धा में। तो देखिए प्रतिस्पर्धा और निश्चित रोजगार, इसमें ये हुआ कि जैसे वैश्वीकरण ने क्या किया, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा ने क्या किया, उसके दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा ने क्या किया कि श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया। जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि वैश्वीकरण से क्या हुआ, श्रमिक लोग, बहुत सारे श्रमिक लोग बेरोजगार हो गए। क्यों? क्योंकि लघु उद्योग, बहुत सारे लघु उद्योग बंद हो गए। तो प्रतिस्पर्धा और वैश्वीकरण ने क्या किया, इस दोनों के दबाव में आकर श्रमिक लोग क्या हुए, उनके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण क्या हुआ कि जो नियोक्ता थे, जो उत्पादक थे, उन्होंने श्रमिकों को रोजगार देने के लचीलापन, वे क्या करते थे, वे क्या पसंद करने लगे, लचीलापन पसंद करने लगे। यानी कि जब प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी तो वे इस बातों पे ध्यान देने लगे कि श्रमिकों को काम दिया जाए या नहीं दिया जाए। यानी कि जब श्रम लागत में कटौती किया जाएगा, प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, दो कंपनियां एक कोई सामान बना रही, मान लीजिए दो कंपनी एक कार बना रही है, एक टाइप का कार बना रही है, तो जब दोनों कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा है तो दोनों कंपनी क्या चाहेंगी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी के कार का दाम सस्ता हो। जब प्रतिस्पर्धा होता है तो मान ये कार बना रही है, ये कार बना रही है, एक टाइप का कार बना रही है, अगर ये 1 लाख का कार बनाएगी तो ये सोचेगी कि इसका 95,000 का ही कार हो। जो क्वालिटी ये देगी वो सोचेगी इसमें से थोड़ा सा ज्यादा क्वालिटी हम दें। प्रतिस्पर्धा तभी होता है। तो ऐसे में क्या किया था, श्रम लागत घटाया जाता है, यानी कि पैसा, श्रम लागत घटाने पे ही उस वस्तु की लागत घटती है। तो इन लोगों ने क्या किया, विभिन्न नियोक्ताओं ने, विभिन्न कंपनियों ने क्या किया, श्रम लागत घटाने की ओर ध्यान देने लगे। यानी कि श्रम लागत घटाने के बारे में पसंद करने लगे कि व्यक्तियों को कम रोजगार दिया जाएगा, पैसा उनका कम लगेगा। तो जब पैसा कम लगेगा, कम लोग काम करेंगे तो लागत कम आएगा, तो उस वस्तु का भी जो दाम होगा वो कम होगा। तो ये लचीलेपन पे ध्यान देने लगे। अब इसका मतलब ये हुआ जब कंपनियां लचीलेपन के बारे में सोचने लगी, यानी कि कम व्यक्ति को रोजगार, श्रम लागत घटाना है, इन बारे में सोचने लगी, तो अब ये हुआ कि अब श्रमिकों को जो रोजगार वो सुनिश्चित नहीं रह गया। यानी कि अब इससे पहले जो भी श्रमिक कंपनी में काम कर रहा था उसको मालूम था कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं, हम काफी दिन तक काम करेंगे। अब जब श्रम लागत की ओर ध्यान दिया जाने लगा, प्रतिस्पर्धा आ गई बाजार में, तो अब उन श्रमिकों को ऐसा लगा कि अब उनका रोजगार सुनिश्चित नहीं है, उन्हें कभी भी काम से हटाया जा सकता है। देखिए कि जैसे कि अमेरिका और यूरोप में क्या हुआ, अमेरिका और यूरोप में जो वस्त्र उद्योग की कंपनियां थी, अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की जो कंपनियां थी, बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, उन्होंने क्या किया, भारतीय निर्यातकों को वस्तु की आपूर्ति के लिए आर्डर दिया। अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी वस्त्र कंपनियों ने क्या किया, भारतीय वस्त्र निर्यातकों को वस्तुओं का आर्डर दिया कि हमें इतनी वस्तुएं चाहिए। अब देखिए ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी, अमेरिकी और यूरोपीय जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनका नेटवर्क पूरे विश्व स्तर पे है, यानी कि वो पूरे विश्व स्तर का पूरा वो जानकारी रखते हैं। तो उनका जो पूरा नेटवर्क फैला हुआ था, तो इसमें उन्होंने क्या किया, अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए सस्ती वस्तुएं खोजने लगे, क्योंकि वे सभी देशों में जान रहे हैं कि इस देश में इस प्रकार की वस्तु मिलेगी, इस देश में इतना वस्तु मिलेगा, मिल सकता है, यहाँ इतने दाम की वस्तु मिल सकती है, यानी कि उन्हें सब मालूम था, उनका नेटवर्क पूरे विश्व में फैला हुआ था। ऐसे में वे कैसी वस्तुओं की मांग करने लगे, अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए यूरोप और अमेरिका के वस्त्र निर्माताओं, वस्त्र कंपनियों ने, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए क्या करने लगी, सस्ती वस्तुएं खोजने लगी। अब देखिए आर्डर पाने के लिए इन निर्यातकों ने क्या किया, इन वस्त्र निर्यातकों ने कि मुझे अमेरिका से आर्डर आया है, मुझे यूरोप से आर्डर आया है, ये आर्डर खाली न जाए, ये आर्डर समाप्त न हो। ऐसे में इस आर्डर को प्राप्त करने के लिए इन वस्त्र निर्माताओं ने क्या किया कि भारतीय इन कंपनियों ने कम लागत करने की कोशिश करने लगे कि एक तो अमेरिकी कंपनी जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, यूरोप कंपनी सस्ते कपड़े खोज रही है, सस्ते वस्तुएं खोज रही है, तो हम सस्ते वस्तुएं, भारत से सस्ते वस्तुएं अमेरिका में कैसे भेजें,
ये कैसे मुमकिन है कि हम भारत से सस्ते वस्तुएं अमेरिका में भेजें? ये तभी मुमकिन हो सकता है कि जो वस्तु हम बना रहे हैं उसके दाम कम हो। अब उसके दाम कम कैसे होंगे कि हम अब उसके दाम कम करने के लिए हम भी कोई नियम अपनाएं कि क्या किया जाए उसके दाम कम हो। या तो कच्चे माल हम सस्ते में खरीदें तब हम उसके दाम कम कर सकते हैं, या तो श्रम लागत कम करें, यानी कि लागत जब उसकी ज्यादा आएगा, ज्यादा लोग काम करेंगे तो उसकी लागत ज्यादा आएगी तो वस्तु वैसे ही ऑटोमेटिक महंगी बिकेगी। तो उन भारतीय निर्माताओं ने क्या सोचा कि उन्हें सस्ते वस्तुएं कैसे वे बनाएं, तो क्योंकि कच्चा माल सस्ते में वे खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि कच्ची माल उनका तो है नहीं, वे जहाँ से खरीदते हैं बाजार में उतना कच्चा माल जितने में मिल रहा उतने में उन्हें खरीदना पड़ेगा। तो कच्चे माल में वे लागत कम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, श्रम लागत में कम करना शुरू कर दिया, श्रम लागत कम करना शुरू कर दिया। अब श्रम लागत कम करने का मतलब ये था कि उन्होंने जो पहले श्रमिक रोज काम करते थे, श्रमिकों का रोजगार जो निश्चित था वे अनिश्चित उनका काम नहीं था, निश्चित था, उन्हें साल भर काम दिया जाता था और साल भर वेतन भी मिलता था। उनका काम निश्चित था, उन्हें साल भर का वेतन मिलता था। अब क्या किया गया, उनके काम को अनिश्चित कर दिया गया, यानी कि जितना दिन वो काम करेंगे उतना दिन का ही पैसा उन्हें मिलेगा। तो उनका काम जो निश्चित था और साल भर का वेतन मिलता था, अब उनके काम को अनिश्चित कर दिया गया, जितना काम करेंगे उतना ही मिलेगा। इसके अलावा उन्हें घंटों लंबे समय तक काम करना पड़ता था, घंटों काम करना पड़ता था, और कभी कभी मांग बढ़ जाती थी उन्हें रात में भी काम करना था, एक निश्चित टाइम पे रात तक भी काम करना पड़ता था। अब देखिए, अब श्रमिक रात में काम करने के लिए तो बाध्य हो गए, क्योंकि उनको एक तो वेतन कम दिया जाता था, उनका मजदूरी बहुत ही कम था, और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अब उनका वेतन कम है और उनके पास कोई काम भी नहीं है, अतिरिक्त काम भी नहीं है, तो ऐसे में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो अब काम छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर काम छोड़ देंगे तो उनका परिवार भूखों मरने लगेगा। तो उनका वेतन कम था, तो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उन्हें रात तक काम करना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ, देखिए, अधिक लाभ, कंपनियों को तो अधिक लाभ मिला, वैश्वीकरण के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तो बहुत अधिक लाभ मिला, लेकिन जो लाभ नहीं मिला वो किसको, वो श्रमिकों को लाभ मिला ही नहीं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा से खूब लाभ कमाया, अन्य कंपनियों ने भी खूब लाभ कमाया, लेकिन जो लाभ नहीं कमाया, जिनका हित अच्छे से नहीं हुआ, जिनको लाभ नहीं मिला, वे उनमें कौन थे, श्रमिकों को कोई लाभ श्रमिकों को जो लाभ था वो नहीं मिला। तो यानी कि इनको लाभ का न्याय संगत हिस्सा जो मिलना चाहिए वह नहीं मिला। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण जो प्रतिस्पर्धा आया, उन परिस्थितियों में श्रमिकों को और छोटे उद्योगों की स्थिति बदतर हो गई, उनकी स्थिति खराब हो गई, श्रमिकों की भी स्थिति खराब हुई पहले से, और यहाँ तक कि जो छोटे उद्योग थे उनकी। अब संगठित जो उद्योग थे, संगठित क्षेत्र था, वो भी क्या हुआ, संगठित क्षेत्र में भी परिस्थितियां पहले के हिसाब से अब नहीं रह गए, यानी कि संगठित क्षेत्र में भी जो पहले हम अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं, संगठित क्षेत्र में कुछ नियम होता था, उस नियम को फॉलो करना होता था कंपनियों को, तो वे क्योंकि अब कंपनियों को लचीलापन दिया गया, कुछ उनको अधिकार दिए गए, तो अब संगठित क्षेत्र भी असंगठित क्षेत्र की तरफ होता चला गया, यानी कि यहाँ पे भी अब लोगों को काम का निश्चित कोई टाइम नहीं था कि इनको काम निश्चित रूप से करना होगा, निश्चित वेतन मिलेगा। ये सारी समस्याएं संगठित क्षेत्र में भी आने लगी। तो ये था प्रतिस्पर्धा और निश्चित रोजगार। अब अगला जो पॉइंट है, आज का लास्ट पॉइंट है और इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, वो है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। तो जितनी बातें हमने समझी उससे क्या पता चलता है, जैसे कि किन किन परिस्थितियों में किनको हानि हुई, किनको लाभ हुआ, ये सारी बातें हमें अब पता है। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि वैश्वीकरण जो है सभी के लिए लाभप्रद नहीं है। जैसा कि हमने पढ़ा कि किन के लिए लाभप्रद हुआ, किन लोगों ने अधिक से अधिक लाभ कमाया और किन लोगों को घाटा गया, किन लोगों को हानि हुआ। तो अब हमें पता है कि वैश्वीकरण जो है वो सभी लोगों के लिए लाभप्रद नहीं है, यानी कि लाभप्रद किसके लिए है, बड़े जो कुशल हैं, जो शिक्षित हैं, जो संपन्न वर्ग हैं, वे अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग कौन करता है, जो कुशल है, शिक्षित है, जो संपन्न है, वो अवसरों का
अच्छे से उपयोग करता है, यानी कि सर्वोत्तम उपयोग करता है। अनेक लोगों को लाभ का हिस्सा नहीं होते हैं, अनेक लोग जो है वो लाभ का हिस्सा नहीं होते हैं। जो लोग कुशल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास पर्याप्त पैसा होता है, वही लोग लाभ के हिस्से होते हैं, यानी कि उन्हीं को लाभ मिलता है। तो अब न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि न्याय संगत जो वैश्वीकरण है, न्याय संगत वैश्वीकरण के द्वारा ही यह सुनिश्चित हो सकता है कि सबको लाभ दिया जाए और सबका जो लाभ हो वो न्याय संगत, यानी कि लाभ जो वो सबको मिले, वह उसके लिए क्या किया जा सकता है। जैसे कि हमें मालूम है कि चूंकि वैश्वीकरण क्या है, एक सच्चाई है, वैश्वीकरण को अब हटाया नहीं जा सकता, ये पूरे विश्व में फैल गया है। वैश्वीकरण क्या है, अब हमारे सामने एक सच्चाई है, पूरे विश्व में फैल गया है। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे हम हटा नहीं सकते, इसे हम समाप्त नहीं कर सकते। तो इसे हम कैसे न्याय संगत बनाया जाए, यानी कि इसे हम क्या करें कि यह न्याय संगत और सभी लोगों को लाभ मिले। तो हम क्या कर सकते हैं, न्याय संगत वैश्वीकरण सभी लोगों के लिए, अब न्याय संगत वैश्वीकरण जो होगा तो सभी लोगों के लिए अवसर प्रदान करेगा। तो हम क्या करें कि जो न्याय संगत वैश्वीकरण हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो सरकार जो है इसके संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यानी कि अब जो भी समस्याएं हैं न्याय संगत वैश्वीकरण में, जो भी समस्याएं न्याय संगत वैश्वीकरण बनाने के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है, वो उस मुद्दे को सुलझाना किसका काम है, सरकार का काम है। तो सरकार ही उसे संभव बनाने में क्या कर सकती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सरकार अपनी नीतियों से क्या करती है, केवल धनी वर्ग के सभी हितों का संरक्षण नहीं होगा, यानी कि सरकार जो नीतियां बनाएंगी तो उससे क्या होगा, सिर्फ धनी वर्गों के ही हित नहीं होंगे, धनी वर्गों को ही लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि जो लाभ होगा वो किसको मिलेगा, सभी को मिलेगा। सरकार ही यह सुनिश्चित करेगी कि श्रमिकों के लिए कानून का उचित कार्यान्वयन हो। सरकार जब नियम बनाएगी, सरकार के नियम से यह सुनिश्चित होगा कि जो श्रमिकों के लिए कानून बनाया गया था वो उसका उचित रूप से कार्यान्वयन, और सरकार ने क्या है, सरकार ने ढील दिया था, अब उस ढील को तो सरकार क्या करे, पुनः वापिस ले, तब जाके क्या कर सकता है, मजदूरों को पुनः वो सारे अधिकार मिल सकते हैं जो पहले उनको दिए जाते थे। इसके लिए श्रमिकों को क्या किया जाए, श्रमिकों को भी कुछ अधिकार दिया जाए, श्रमिकों को क्या किया जाए, श्रमिकों को अधिकार दिया जाए। और छोटे उत्पादकों के, जो छोटे उत्पादक हैं, उनका तब तक, उनके सुधार में तब तक सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, सरकार तब तक उन्हें मदद करे, छोटे उत्पादकों का सरकार तब तक मदद करे जब तक कि वे प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम न हो जाए। जैसा कि मैंने बताया कि प्रतिस्पर्धा के कारण क्या हुआ कि जो छोटे उद्योग थे वे नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। तो सरकार उन छोटे उत्पादकों की तब तक मदद करे, छोटे उद्योगों की तब तक मदद करे जब तक कि वे प्रतिस्पर्धा करने में बड़ी कंपनियों से, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम न हो जाए। और इसके अलावा क्या किया जाए, व्यापार और निवेश को, सरकार के पास ये भी अधिकार है, सरकार ये भी कर सकती है कि व्यापार और निवेश को के लिए अवरोध का उपयोग कर सकती है। यानी कि अवरोध क्या होता है कि विभिन्न प्रतिबंध लगाए जाते हैं, सरकार व्यापार और निवेश पे क्या कर सकती है, अवरोध भी लगा सकती है। और न्याय संगत नियमों के लिए वो क्या कर सकती है, विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए, न्याय संगत नियम कानून लाने के लिए वो क्या कर सकती है, विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ सरकार क्या कर सकती है, समझौते भी कर सकती है। और यह विकासशील, हमें मालूम है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, उसमें दबदबा किसका है, उसमें दबदबा विकसित देशों का है। तो विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा, अगर विकासशील देश मिलकर लड़ते हैं तो वे उसमें विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के विरुद्ध क्या कर सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं। अगर सभी विकासशील देश मिलकर लड़े तो कुछ वर्षों में हमने क्या देखा है, कुछ वर्षों में बड़े अभियानों में और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने क्या किया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि विश्व व्यापार संगठन के जो व्यापार के लिए उन्होंने नियम बनाए, निवेश बनाए, जो निर्णय लिए, उसको प्रभावित किया है। इसने विभिन्न अभियानों ने, जन संगठनों ने विश्व व्यापार संगठन के कुछ नियम जो बनाए गए उसे प्रभावित किया। तो यह क्या प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है कि न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई एक व्यक्ति अकेले न्याय संगत वैश्वीकरण में अपनी भूमिका नहीं निभा सकता, सभी लोग मिलजुल कर अगर लड़े तो न्याय संगत वैश्वीकरण की शुरुआत की जा सकती है, उसके भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। तो ये था न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि वैश्वीकरण ने क्या किया, वैश्वीकरण ने पूरा जो परिदृश्य था, उत्पादन का पूरा परिदृश्य था, उस उत्पादन क्षेत्र का उसको बदल दिया। वैश्वीकरण ने क्या किया
पूरा उत्पादन क्षेत्र ही बदल दिया। उसी दौरान बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया। बहुत उनको उनके फैलाव के लिए उन्हें हर देश चाहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आए, वैश्वीकरण के द्वारा बहुत सारे निवेश आए उनके देश में, बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिससे बहुत सारे लोगों को क्या है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आए देश में, विभिन्न देशों में, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। इसके अलावा इसी दौरान बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ स्थानीय कंपनियों ने मिलजुल कर काम किया, उन्हें भी बहुत सारे लाभ हुए। इसके अलावा क्या हुआ, सरकार ने ताकि ज्यादा भारत में भी निवेश हो तो उदारीकरण किया। उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि विभिन्न उत्पादकों को, विभिन्न क्या कहते हैं, कारखानों कंपनियों को कुछ नियमों में छूट दी जाती है, तो उसे उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण किया गया ताकि और ज्यादा कंपनियां भारत में आए और ज्यादा कंपनियां अन्य देशों में आए। इसी दौरान बहुत सारे लोगों को लाभ भी हुआ, बहुत सारे लोगों को हानि हुआ। वैश्वीकरण के बाद बहुत सारे लोगों को लाभ भी हुआ, बहुत सारे लोगों को हानि हुआ। जिन लोगों को हानि हुआ यानी कि छोटे उत्पादक या श्रमिकों को, उनके लिए सरकार समय समय पे नियम कानून बनाती रही है। तो इसके वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन के बारे में भी हमने जाना कि उसका काम क्या होता है। उसका काम होता है एक निश्चित नियम बनाना विभिन्न देशों के लिए व्यापार से संबंधित। तो आई होप आपको ये जो 14 चैप्टर था वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।